नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ज्योतिष की बेसिक बातों में सबसे ज़रूरी बात है ग्रहों के बारे में जानना कि ग्रहों के अंश आदि को कैसे देखते हैं और ग्रहों के उच्च नीच और मूल त्रिकोण आदि को कैसे देखा जाता है। ये जो हमारा ब्रह्मांड है हम इसे अंडाकार मानते हैं। ये हो गया आपका पूरा ये भचक्र, पूरा एक जो चक्र है इस ब्रह्मांड का उसको भचक्र बोलते हैं। ये टोटल कितना होता है 360 डिग्री का। अब इसी को 12 राशियों में बांट दिया गया है। जब हम ऐसे बांटेंगे, इसको लाइनिंग करेंगे तो ऐसे इसी प्रकार से हमें 12 भाग प्राप्त होते हैं। ये जो 12 भाग प्राप्त होते हैं यही राशियां हो जाती हैं। ऐसे ऐसे 12 खाने कुल मिलाकर के हो जाते हैं। यही जो एक भाग होता है यही एक राशि है। फिर ऐसे एक राशि है, ऐसे ऐसे 12 राशियां हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 राशियां हो गई। ठीक, अब जब ग्रह गोचर करता है तो इसी 360 डिग्री के परिपथ पे वो चलेगा और 360 डिग्री के परिपथ को 12 राशियों के माध्यम से वो पूरा करता है। अब एक राशि जो है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, तो जब यहाँ से चलना शुरू करेगा कोई ग्रह तो वो 0 से चलेगा। यहाँ जब पहुँचेगा तो वो 0 अंश पर होगा और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसके अंश बढ़ेंगे और जब यहाँ पहुँचेगा तो वो 30 अंश पर हो जाएगा। यानी ये जो 12 भाग है, 12 राशियाँ हैं, ये शुरू कहाँ से होती हैं 0 से और जाती कहाँ तक है 30 तक। यानी एक राशि जो होती है वो 0 से 30 अंश के बीच की होती है। ग्रह 0 से शुरू करेगा और 30 अंश पर जब पहुँचेगा तो उस राशि का भाग खत्म हो करके फिर अगली राशि शुरू हो जाएगी और अगली राशि में जब ये 30 पूरा करके जाएगा तो फिर से यहाँ से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर बढ़ेगा 0 से 1 अंश, 2 अंश, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक आएगा। ठीक, ये पूरे एक एक अंश होते हैं ग्रहों के। ऐसे हर राशियों में भ्रमण यह ग्रह करेगा, हर ग्रह करेंगे। हर राशि में शुरू में 0, अंत में 30 और उसी पे भ्रमण करते हुए चलते हैं तो यही ग्रहों की राशियां कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली है, उसमें हमने चंद्रमा को देखा या किसी भी ग्रह को देखा, यहाँ पर हमने लिखा 1 और यहाँ पे लिखा चंद्रमा। यानी 1 नंबर मतलब कौन सी गिनती होती है मेष। यानी चंद्रमा किस राशि पर है, मेष राशि पर है। अब मेष राशि कितने दूरी की है, मेष राशि 0 से 30 अंश तक की दूरी का होता है। हर राशि इतनी ही दूरी की होती है। अब कुंडली में देखा क्या जाता है कि चंद्रमा कुंडली में मेष राशि पर तो है, यानी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मेष राशि है तो इस मेष राशि में चंद्रमा है कहाँ। 0 पे होगा तो आपको अनुमान लगेगा कि यहीं किनारे है, 15 पे होगा तो बीचों बीच होगा, 30 पे होगा तो किनारे होगा और 15 का आधा 7.5 होगा तो लगभग यहाँ होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ग्रह कितने अंश पर है। तो हर कुंडली में नीचे या ऊपर ग्रहों का अंश दिया रहता है।
अब इस कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर मेष राशि पर है, तो नीचे विवरण दिया रहेगा, लिखा रहेगा चंद्रमा के आगे कि वो 27 अंश। फिर ऐसे कुछ कला और विकला भी लिखी रहती है, यानी ग्रह कितने अंश पर है, कितने कला पर है, कितने विकला पर है। अंश से छोटा कला, फिर उससे छोटा विकला होता है। जैसे आप घंटा देखते हैं, फिर मिनट देखते हैं, फिर क्या देखते हैं, सेकंड, वैसे ही है। तो ग्रहों का अंश भी देखा जाता है इसी प्रकार से कि ग्रह कितने अंश पर है। अंश से हमें ग्रह के बल का पता चलता है कि उस राशि पे वो कितना पकड़ बना लिया है। अब मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ से यहाँ तक उसको चलना है और अभी कोई ग्रह यहाँ 0 पर ही पहुँचा हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी 0 पे है और शेष अभी इतनी दूरी उसकी पहुँच से बाकी है, यानी अभी उसे काफ़ी चलना है, तब इस राशि पर वह पूरा पकड़ बना पाएगा। कोई भी ग्रह किसी राशि पर जब बीचों बीच में होगा, यानी 15 डिग्री के होगा, तो उसका प्रभाव बराबर होगा, पीछे भी उतना ही, आगे भी उतना ही, यानी 15 डिग्री के अंश के आसपास का ग्रह सबसे अच्छा माना जाएगा कुंडली में। और जो 0 डिग्री का होगा या उससे थोड़ा अधिक होगा, 1, 2, 3 डिग्री तक या लास्ट के कुछ डिग्रियों तक होगा, 27, 28, 29, 30, तो उस ग्रह का क्या असर होता है कि उस ग्रह की उस भाव पर, अगर शुरू में है तो भाव अभी वो उस राशि पर पकड़ बना नहीं पाया है, और जब लास्ट के डिग्रियों में होता है तो यानी कि अब उस राशि पर अपनी पकड़ वो खो चुका है, लगभग वह राशि उसके हाथ से निकल चुकी है और अगली राशि पर उसकी पकड़ शुरू होने वाली है। यह मतलब होता है। समझ गए होंगे आप इस बात को। हर ग्रह 0 से शुरू करके कहाँ तक जाएगा, 30 तक जाएगा। बीच की डिग्रियां अच्छी होती हैं। अगर कोई ग्रह 0 से लेकर के, आपको मैं पूरा बता देता हूं सूत्र, अगर कोई ग्रह 0 से लेकर के 5 डिग्री के बीच में है शुरू में, तो उसे आप कमजोर मानेंगे डिग्री वाइज, यानी वह राशि पर पूरी पकड़ नहीं बना पाया है, अभी आगे चल रहा है और पकड़ बनाएगा। और अगर कोई ग्रह लास्ट के 25 से 30 में है, तो वो जो है अब उस राशि पर अपनी पकड़ ढीली कर रहा है और अगली राशि पे पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसी चीज को मैं एक दूसरे उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आप कहीं से निकले, लखनऊ से निकले और आपको दिल्ली जाना है। जब आप लखनऊ से निकल दिए हैं, तो अब आप लखनऊ पे अपनी पकड़ छोड़ रहे हैं, लेकिन जब आप लखनऊ से निकले हैं तो लखनऊ पे पकड़ तो छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी दिल्ली पे आपकी पकड़ नहीं बन पाई है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे और करीब और करीब, और जब बेहद करीब होंगे तो लखनऊ से आपकी पकड़ छूटेगी और दिल्ली की तरफ पकड़ अभी पहुँचे नहीं है, लेकिन आ जाता है ना दिलो दिमाग में, हाँ आप तो दिल्ली आ गए, अरे लखनऊ अब दूर है। तो इस प्रकार से जैसे होता है वही चीज़ यहाँ पर भी काम करेगा। अब एक चीज़ और समझिए, अगर आप दिल्ली के छोर पे पहुंच चुके हैं, दिल्ली के किसी छोर पर पहुंच चुके हैं, एक मैं मैप बनाता हूं और आपको बताता हूं। मान लीजिए यह दिल्ली है या कोई भी स्थान है, यहाँ पर इसमें तमाम सारी आबादी और तमाम सारी फैसिलिटी और सुविधाएं हैं, और आप कहीं से आ रहे हैं, यहीं पर आपको जाना है, और जब आप आए और आप यहाँ पर पहुँच गए हैं, यहाँ कहीं पर आप हैं। अब जब आप यहाँ पहुँच गए हैं तो आप दिल्ली में तो पहुँच गए हैं, लेकिन अगर आपको दिल्ली के इस छोर से इस छोर तक जाना हो, या दिल्ली में तो हैं लेकिन इस छोर से इस छोर की सूचना मिल पाना आपके लिए कठिन है, क्योंकि यह अभी भी आपसे दूर है, तो पूरे दिल्ली पर पकड़ बनाने के लिए क्या उचित है कि आपकी पोजीशन कहीं दिल्ली के मध्य में रहेगी, तो इधर भी आपकी पकड़ रहेगी उतनी ही बराबर और इधर भी उतनी ही बराबर रहने वाली है।
अगर आप शुरू में कहीं यहीं प्रारंभ में हैं तो दूर वाले से आपकी पकड़ कमजोर होगी, और अगर आप इधर आ गए हैं तो इधर वाले से आपकी पकड़ कमजोर होगी। तो इसीलिए ग्रहों का जो राशि है वो कहीं मध्य में होता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, यानी केंद्र में पहुंच जाता है, केंद्र से सारी चीज़ों की दूरी बराबर होने लगती है, तो वह ज़्यादा आसानी से चारों तरफ सूचनाएं इकट्ठित कर सकता है, समय पड़ने पर पहुंच सकता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब दूसरी बात एक समझिए, अगर ग्रह अंशों में एकदम से कमजोर होता है तो बाउंड्री लाइन पे होता है। ये है आपकी मेष राशि, और ये है आपकी वृषभ राशि, ये है आपकी मिथुन राशि। ठीक, अब ग्रह यहाँ से 0 से चलेगा और चलते चलते जब यहाँ पर 30 पहुँचेगा तो फिर यहीं से 1 शुरू हो जाएगा और फिर ये 30 हो जाएगा, फिर ये अगली राशि 1, फिर ये 30 अंश, ऐसे ही अंशों पे ये चलेगा, यहाँ 0 से शुरू करेगा। अब आप ये समझिए कि अगर कोई ग्रह यहाँ समीप में पहुँचा हुआ है, 29 अंश, 30 अंश का है, 27, 28 का है, तो क्या हो जाता है कि वह लगभग 2 राशियों की बाउंड्री पर पहुंच जाता है। ना इधर उसकी पूरी पकड़ होती है, ना इधर पूरी पकड़ होती है, और ऐसी स्थिति तब सबसे अधिक होती है जब ग्रह की डिग्री क्या हो, 0 हो, यानी इसको छोड़ दिया है और अगर एक अंश चल जाता तो इसको पकड़ लेता। लेकिन अगर ग्रह की डिग्री 0 है तो यानी उसने इस राशि को छोड़ा है और अभी इस राशि पे जब चलेगा थोड़ा सा तब एक पूरा होगा ना, यानी एक भी अंश चला नहीं है। तो 0 डिग्री वाला जो ग्रह होता है वो मझधार में फंसा होता है, वह बाउंड्री पर होता है, ना तो इधर का ना तो इधर का। यह आपकी कुंडली में आपको अनुभव करना पड़ता है कि ये 0 डिग्री का ग्रह आपको दोनों राशियों का फल देने लगेगा। किस राशि का फल अधिक देगा, किसका कम देगा, वह विचारणीय होता है। धीरे धीरे आगे आप सीख जाएंगे और अनुभव के आधार पे जान जाएंगे। यानी जो सबसे असामंजस्य वाली स्थिति होती है ग्रहों की वो 0 डिग्री वाली, और अगर कोई ग्रह 0 से लेकर के 5 अंश के बीच में है शुरू के, और लास्ट के 5 अंश में 25 से 30 के बीच में है, तो वह डिग्री वाइज कमजोर होता है, उसकी ताकत दूर होने लगती है। जैसे आप टॉर्च जलाइए तो नज़दीक में तो बहुत तेज रोशनी करेगा, लेकिन अगर दूरी बढ़ेगी तो रोशनी कम होती जाएगी, वह फैल जाती है। तो वैसे ही जब ग्रह यहाँ है तो आसपास तो थोड़ा सा प्रभाव अच्छा बढ़ाएगा, लेकिन दूर वाली चीज़ों पर उसकी रोशनी नहीं पहुँचती है, और जब बीच में होता है तो दोनों तरफ पहुँचती है। तो रोशनी बढ़ाने के लिए हम उसकी पावर बढ़ा सकते हैं। तो वही अच्छे ग्रह अगर कमज़ोर होते हैं डिग्री वाइज तो उनकी पावर बढ़ाने के लिए हम क्या कर देते हैं, उन्हें रत्न पहना देते हैं, ताकि रत्नों के माध्यम से उनकी पावर थोड़ी सी बढ़े, 2 बैटरी के बजाय 3 बैटरी जैसी ऊर्जा निकले और प्रकाश फैले। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी राशियों की। अब इसके आगे जो ये तो मेरी भूमिका थी, अब इस भूमिका के माध्यम से मैं जो समझाना चाह रहा था मैं उस पे चलता हूँ। मैं आपको ग्रहों की राशि, उच्च राशि, नीच राशि, मूल त्रिकोण राशियां बताना चाहता हूं। ये जो हमारा पूरा भचक्र है इसमें जो हमें 12 राशियां मिली हुई हैं, इन 12 राशियों में हर एक स्थान में ये जो 12 राशियां हमें ऐसे मिली हैं, ये जो 12 खाने मिलते हैं, इनमें क्या है कि हर ग्रह कुछ ऐसी जगह होती है जहां कंफर्टेबल होता है, कुछ ऐसी जगह होती है जहां बहुत अनकंफर्टेबल होता है, कुछ ऐसी जगह होती हैं जो कुछ ग्रहों को प्रिय हैं और कुछ ग्रहों को अप्रिय हैं। जैसे हम लोगों के साथ होता है, इस संसार में कुछ जगहें ऐसी हैं जो हमें प्रिय हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जो हमें पसंद नहीं हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जो हमारे मित्र का घर है, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां हमारे शत्रु हैं। वैसे ही है, तो वही मैं आपको समझाने चल रहा हूं। राशियां आपको पता है कितनी होती हैं, 12 राशियां होती हैं। 12 राशियां मेष से लेकर के मीन तक होती हैं,
तो सबसे पहले मैं एक एक ग्रह और एक एक राशि का विवरण आपके सामने लिखने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रह ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं ग्रह लिखूँगा और किस ग्रह का घर कौन सा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वराशि बोलते हैं। कौन सा ग्रह किस राशि में स्वराशि का यानी स्वाग्रही होता है उसे लिखेंगे, और कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है उसे लिखेंगे। उच्च के बाद एक शब्द आता है परम उच्च, उसे भी जानेंगे। फिर उसके बाद एक शब्द आता है नीच, कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है, फिर जानेंगे उस ग्रह का परम नीच अंश, कितने अंश पर परम नीच होता है। फिर ऐसे उस ग्रह का हम क्या जानेंगे, मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण क्या है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि ग्रह का स्वभाव कैसा है। स्वभाव मतलब वह ग्रह क्रूर ग्रह है कि शुभ ग्रह या सौम्य ग्रह है, इसको भी हम जानेंगे। सबसे पहले मैं ले लेता हूं सूर्य का विवरण। सूर्य ग्रहों में राजा है। सूर्य ग्रह कुंडली में स्वराशि का होता है, किस राशि पर, सिंह राशि पर। सिंह राशि का यह स्वामी है जिसे कुंडली में 5 नंबर की गिनती से दर्शाया जाता है। अगर कुंडली में सूर्य 5 नंबर की गिनती पर लिखा है तो वो अपने घर में है। अगर कुंडली में सूर्य 1 नंबर की गिनती यानी मेष राशि पर लिखा है तो उच्च का है। सूर्य की उच्च की राशि कौन सी होगी, मेष राशि होगी। यही साथ में परम उच्च है। अगर सूर्य मेष राशि में 10 अंश का होगा तो ये परम उच्च का होगा। अगर सूर्य मेष राशि में 10 अंश पर पहुंचता है तो सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है। इसी प्रकार से 7 नंबर यानी तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, और जिस अंश पे परमोच्च होता है ठीक उतने ही अंश पर परम नीच भी होता है। तो यानी तुला राशि में कुंडली में 7 नंबर की गिनती पर अगर 10 नंबर पे 10 अंश पे रहेगा तो परम नीच रहेगा, और अगर 10 अंश पे नहीं है उसके आगे पीछे है तो क्या रहेगा, नीच रहेगा। अगर कुंडली में सूर्य मेष राशि पर है तो उच्च का है, लेकिन अगर वो 10 अंश पर है तो वो परम उच्च है। 10 अंश नहीं है तो भी उच्च का है। मूल त्रिकोण राशि की बात करेंगे। इसकी जो ये स्वराशि है यही इसकी मूल त्रिकोण राशि भी होती है, यानी सिंह राशि ही इसकी मूल त्रिकोण राशि है। तब अंतर क्या रह गया स्वराशि और मूल त्रिकोण का, मैं मूल त्रिकोण का अर्थ बता देता हूं तो अभी आपको स्वराशि और मूल त्रिकोण का मतलब समझ में आ जाएगा। सूर्य सिंह राशि में यानी 5 नंबर की गिनती में ही इसका मूल त्रिकोण होता है। सिंह राशि में सूर्य का मूल त्रिकोण है। अगर सिंह राशि में सूर्य 1 अंश से 20 अंश के बीच हो तो यह उसकी मूल त्रिकोण राशि होगी। और स्वभाव से सूर्य कैसा ग्रह है, क्रूर ग्रह है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो 12 राशियां हैं हमारी, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, इसमें से सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के शेष सभी ग्रह 2-2 राशियों के स्वामी हैं। जैसे मान लीजिए, ये एक उदाहरण से पहले मैं समझाता हूँ फिर इसको कंप्लीट करूँगा। जैसे शनि महाराज जो हैं इनके पास में 2 राशियाँ हैं। ये मकर और कुंभ दोनों राशियों के स्वामी हैं। स्वामी है मतलब इनके पास 2 घर है। कौन कौन सा घर है, मकर है और कुंभ है, तो इनके पास 2 घर है। ऐसे शुक्र महाराज के पास में 2 घर है। कौन कौन सा है, वृषभ और तुला। वृषभ राशि और तुला राशि इनका अपना घर है। ऐसे हमारे पास भी 2 घर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। हर व्यक्ति के पास, बहुत सारे व्यक्तियों के पास 1 से अधिक मकान होते हैं, ज़मीन होता है। लेकिन कुछ मकान ऐसे होंगे, अगर मान लीजिए आपके पास 1 से अधिक मकान है, जगह है, तो कुछ उसमें एक ऐसा होगा जो आपको अधिक प्रिय रहेगा। मेरे पास घर है अभी जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा परिवार रहता है, मेरे बच्चे रहते हैं,
माता पिता रहते हैं, और भी एक मेरा मकान है जो किसी शहर में है जिसको मैंने किराए पे दे रखा है। उसके अलावा एक मकान और है जिसको मैंने दुकान के लिए दे रखा है। अब आप बताइए कौन सा मकान मुझे सबसे अधिक प्रिय होगा, किस मकान की चिंता मुझे अधिक रहेगी? उसकी जहाँ पर मेरे बीवी बच्चे रहते हैं। जो राशि यानी जो घर ग्रहों को अधिक प्रिय होती है उसी को मूल त्रिकोण बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरा प्रिय नहीं है, दोनों में से जो ज़्यादा प्रिय होता है ग्रह को उस राशि को मूल त्रिकोण बोला जाता है। जैसे हम अभी शनि लिखेंगे तो शनि की स्वराशि में दोनों लिखेंगे, और मूल त्रिकोण में स्वराशि तो होता ही होता है। जो घर ग्रह का मूल त्रिकोण है वह उसकी स्वराशि भी है। मूल त्रिकोण लिखने का मतलब यह होता है कि वह राशि जो है उस ग्रह को विशेष प्रिय है, वह उसमें इंटरेस्ट लेता है। बात समझ में आ गई होगी। अब इस चीज़ को मैं कंप्लीट करता हूँ। देखिए, सूर्य का हमने लिखा, अब हम चंद्रमा पे चलेंगे। चंद्र महाराज पे, चंद्र की स्वराशि कौन सी है? कर्क। कर्क राशि को किस गिनती से प्रदर्शित करते हैं? 4 नंबर से। चंद्रमा उच्च किस में होता है? 2 नंबर की गिनती में, यानी 2 नंबर की गिनती को क्या कहते हैं? वृषभ कहते हैं। परम उच्च कितने अंश पर होगा? 3 अंश पर। अगर वृष राशि के 3 अंश पर है तो ये परम उच्च है। इसी प्रकार से चंद्रमा वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर पर नीच का होता है। वृश्चिक में ये नीच के होंगे, और ठीक इसी डिग्री पर परम नीच के होंगे। 3 अंश पर ये परम नीच के हो जाते हैं। और इनकी जो मूल त्रिकोण राशि होती है, यही इनकी उच्च वाली राशि में सिर्फ यही एक ग्रह है। अभी मैं आपको मूल त्रिकोण याद करने के लिए एक ट्रिक भी दूंगा, लास्ट में एक ट्रिक दूंगा। चंद्रमा की जो उच्च राशि होती है वही उनकी मूल त्रिकोण राशि भी होती है, यानी वृषभ राशि में 2 नंबर में, वृष राशि में ही इनका मूल त्रिकोण भी होता है, अगर ये 4 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हो। यानी कि अगर 2 नंबर की गिनती में चंद्रमा बैठा है और वो जो है 0 से 3 डिग्री के बीच का चंद्रमा है तो वो उच्च का है, ठीक है, उच्च 0 से 3 डिग्री के बीच। लेकिन अगर उसकी डिग्री 3 से अधिक हो गई, 4, 5, 6, 7, तो वह चंद्रमा उच्च के बजाय क्या हो जाएगा? मूल त्रिकोण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा क्रूर ग्रह है कि सौम्य ग्रह है। सौम्य और शुभ मतलब एक ही चीज है, क्रूर और पाप मतलब एक ही चीज है। ज्योतिष शास्त्र में या शास्त्रीय विधान में पाप का मतलब, पाप ग्रह का मतलब पाप कर्म करने वाला ग्रह नहीं होता है। जो ग्रह व्यक्ति को अपना फल देने में रोह रियायत ना करें, क्रूरता पूर्वक अपना फल दें, वही क्रूर कहलाते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है क्रूर ग्रह भी होगा और शुभ ग्रह भी होता है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। देखिए, चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा के पास में अपना कोई प्रकाश नहीं है। ये हमारे हैं सूर्य महाराज। अब चंद्रमा जो है सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होता है उतना ही प्रकाशित होगा। ये चंद्रमा है। तो पक्ष 2 होते हैं हमारे पास, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, सबको पता है। तो अगर चंद्रमा, कुंडली देखने से आपको पता चल जाएगा, अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष की पंचमी का है तो बलवान है। शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी के बीच का चंद्रमा जो है वो शुभ ग्रह होगा। और अगर चंद्रमा अस्त होता गया, जितना अस्त हो गया उतना ही ज़्यादा क्रूर होता जाएगा। चंद्रमा की शुभता और अशुभता यानी क्रूरपन और सौम्यपन ये स्थिर नहीं रहता है। ये जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है अपनी कलाओं के साथ रोज, उसी प्रकार से इसकी शुभता अशुभता भी घटती बढ़ती है। अब चंद्रमा मान लीजिए पूरा निकला हुआ है, पूर्णिमा है, और उस दिन जिनका जन्म है उनके लिए चंद्रमा क्या हो गया? पूर्ण रूप से शुभ ग्रह हो गया। चंद्रमा थोड़ा कम निकला है तो उससे थोड़ा कम शुभ, और कम निकला है और कम शुभ। अमावस्या आ गई जिस दिन चंद्रमा दिख ही नहीं रहा है, कभी दिखा तो सिर्फ एक लकीर के रूप में दिखा,
तो जैसे जैसे चंद्रमा घटता रहता है वैसे उसी अनुपात में वो क्रूर और शुभ होता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा शुभ है। उसके बाद में जैसे जैसे चंद्रमा घटता जाएगा वैसे वैसे अशुभ होता चला जाएगा, उतना ही अशुभ हो जाएगा। यानी कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेकर के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक की चंद्रमा में बल नहीं होता है, उसे क्रूर माना जा सकता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं मंगल महाराज की। मंगल महाराज की स्वराशि कौन सी है? एक तो 1 नंबर की गिनती है जिसे हम क्या कहते हैं? मेष। और दूसरी इनकी अपनी राशि 8 नंबर की गिनती है जिसे हम क्या कहते हैं? वृश्चिक। यानी मंगल इन 2 राशियों के स्वामी हैं। मंगल मेष राशि के स्वामी हैं और मंगल वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। उच्च के किस राशि में होते हैं? 10 नंबर। यानी ये कौन सी राशि है? मकर राशि है। और मकर राशि में ये अगर 28 अंश पर होते हैं तो परम उच्च के होते हैं। कुंडली में डिग्री लिखी रहेगी नीचे। और ये नीच के किस राशि में होते हैं? 4 नंबर। यानी कर्क राशि पर नीच के होते हैं। अब अगर ये कर्क राशि में कितने डिग्री के हों? 28 डिग्री के हों तो ये परम नीच हो जाएंगे। और इनकी मूल त्रिकोण राशि जो होती है वह मेष होती है। यानी ये अपने पहले घर को ज़्यादा प्रिय करते हैं। मेष राशि में 1 से 18 डिग्री तक इनकी प्रिय राशि बनती है। 1 अंश से अगर 18 अंश के बीच में है तो ये मूल त्रिकोण में है और ये क्रूर ग्रह में आते हैं। अच्छा, अगर 1 अंश से 18 के बाहर हो गए तब क्या हो जाएंगे? तब स्वराशि के हो जाएंगे। यानी मेष राशि में इतनी डिग्री वाला जो भाग होता है यह इनको बहुत प्रिय होता है। ये मंगल का हो गया। अब बात कर लेते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध की जो राशि है, बुध 3 नंबर और 3 मतलब क्या हो जाएगा? मिथुन। और 6 नंबर, 3 और 6 नंबर के स्वामी है। 3 मतलब मिथुन और 6 मतलब क्या हो जाएगा? कन्या। मिथुन और कन्या राशि के ये स्वामी हैं। किस राशि में उच्च के होते हैं? ये 6 नंबर यानी कन्या राशि में उच्च के होते हैं। यानी अपने ही घर में उच्च के होते हैं। बुध एक ऐसा ग्रह है कि जो कन्या राशि का स्वामी भी है और कन्या राशि में उच्च का भी होता है। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। कन्या राशि में अगर 15 अंश के होते हैं तो ये परमोच्च होते हैं और मीन राशि में ये नीच के होते हैं। 12 नंबर की गिनती मतलब मीन राशि। मैं दोनों लिख रहा हूँ, ये मत समझिए। मैं जो गिनती से समझ सके गिनती से समझ ले, जो राशि से समझ सके राशि से। दोनों लिखने का जानते हैं मेरा कारण क्या है? अगर मैं दोनों लिखूंगा, मैं बार बार बोलूँगा, हर वीडियो में बोलूँगा, सुनते सुनते याद हो जाएगा आपको कि किस राशि का मतलब क्या होता है। थोड़ा आप याद करेंगे और मैं बार बार उसको रिपीट करूँगा, ठोकर मारूंगा, अपने आप याद हो जाएगा जो बेसिक से सीख रहे हैं। तो 12 नंबर में नीच के होते हैं यानी मीन राशि में नीच के होते हैं। यानी परम नीच क्या हो जाएगा? यही 15 अंश पर ये क्या हो जाएंगे? परम नीच के हो जाएंगे। मूल त्रिकोण राशि इनकी कौन सी होती है? यही उच्च वाली जो राशि होती है यही इनकी मूल त्रिकोण राशि यानी 6 नंबर यानी कन्या राशि इनकी कौन सी राशि बनेगी? मूल त्रिकोण राशि इनकी बनेगी। अब इसमें भी डिग्री होती है। अगर बुध महाराज 16 से 20 डिग्री के बीच में है इसमें तो मूल त्रिकोण में है, और अगर 16 से 20 के आगे पीछे हैं तो वो किस में माने जाएंगे? उच्च में माने जाएंगे। ये भी जो है क्रूर भी होते हैं और शुभ भी होते हैं। यानी चंद्रमा और बुध ये नैसर्गिक रूप से ना तो शुभ है ना तो क्रूर है। ये परिस्थितियों पे निर्भर करता है। चंद्रमा का मैंने बताया, अब मैं बुध का आपको बता देता हूँ। बुध कब शुभ ग्रह के रूप में फल देगा और कब अशुभ ग्रह के रूप में, क्रूर ग्रह के रूप में। शुभ और क्रूर का अंतर ये है कि जो शुभ ग्रह होते हैं उनकी दृष्टि अच्छी होती है, वे जहाँ जहाँ देखेंगे अच्छा प्रभाव डालेंगे, और क्रूर ग्रह जहाँ दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित रिश्तों में क्रूरता और उग्रता पैदा करते हैं। शुभ ग्रह जहाँ जिस भाव में बैठता है उस भाव को छाया प्रदान करता है।
क्रूर ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव में संघर्ष पैदा करता है, ये आपको जानना है। अभी मैं बुध की बात कर रहा था। देखिए, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हमारे पास में गुरु है और शुक्र, ये दोनों हमारे पास में नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। चंद्रमा भी शुभ ग्रह है, जिस प्रकार से मैंने बताया था, अगर उस स्थिति में है तो। अब अगर बुध इन ग्रहों के साथ में होगा तो वो शुभ ग्रह कहलाएगा। अगर शुभ ग्रह के साथ में होगा, शुभ ग्रह की दृष्टि में होगा या शुभ ग्रह की राशि में होगा, तीनों में से कोई एक बात लागू हो जाएगी तो वो शुभ ग्रह माना जाएगा। अगर यही बुध शनि के साथ में होगा, मंगल के साथ में होगा, राहु के साथ में होगा, केतु के साथ में होगा या कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के साथ में होगा या इनकी राशियों में होगा, तो यह बुध जो है क्रूर ग्रह हो जाएगा। सूर्य के साथ में यह क्रूर ग्रह नहीं बन पाता है, क्योंकि सूर्य के जो समीप में जाएगा वो क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। तो सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर अन्य ग्रहों का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। सूर्य की तेज ऐसी है, इतना चमक है कि जो उसके समीप में जाएगा वो स्वयं के प्रकाश को खो देगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अधिक है। और वैसे भी जब बुध सूर्य के साथ जाएगा तो अलग योग बनाता है, बुधादित्य योग बनाता है। तो यहाँ पे सूर्य को हम, क्रूर ग्रह तो है सूर्य, लेकिन बुध सूर्य के साथ जा कर के क्रूरता नहीं पाता है, वहाँ पे एक अलग योग बुधादित्य योग बनेगा। अब ये चीज़ देखिए, बुध हो गया। अब हम ले लेते हैं गुरु को। गुरु मतलब बृहस्पति। स्वामी किस राशि के हैं, 9 नंबर यानी धनु राशि और 12 नंबर यानी मीन राशि। इन दो राशियों के ये स्वामी होते हैं। उच्च किस राशि में होते हैं, 4 नंबर की गिनती यानी कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। और ये अगर 5 डिग्री के हैं तो परमोच्च हो जाते हैं। अगर कर्क राशि में 5 अंश पर होंगे ये तो परम उच्च के होंगे। इसके अलावा नीच राशि कौन सी होगी, 10 नंबर की गिनती यानी मकर राशि में ये नीच के होते हैं। मकर राशि में 5 अंश के होंगे तो ये परम नीच हो जाएंगे। इनका जो मूल त्रिकोण होता है ये 9 नंबर यानी धनु राशि में मूल त्रिकोण होता है, यानी धनु राशि इनको अधिक प्रिय है और विशेष रूप से 1 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में होते हैं तो ये मूल त्रिकोण में कहलाते हैं। इसके आगे पीछे होते हैं तो स्वराशि के यानी स्वाग्रही कहलाते हैं। और ये किस प्रकार के ग्रह में आते हैं, शुभ ग्रह में आते हैं। अब हम ले लेते हैं शुक्र को। शायद हमें इसको मिटाना भी पड़ेगा क्योंकि टॉपिक पूरा नहीं होगा। शुक्र 2 नंबर यानी वृषभ राशि के स्वामी हैं और 7 नंबर यानी तुला राशि के स्वामी हैं। इन 2 राशियों के स्वामी शुक्र महाराज हैं। उच्च हम देख लेते हैं तो 12 नंबर यानी कि मीन राशि में उच्च के होते हैं। शुक्र महाराज कहाँ उच्च होंगे, 12 नंबर यानी बृहस्पति के घर में उच्च के होते हैं। कितनी डिग्री पर परमोच्च होंगे, 27 डिग्री पर परम उच्च के होते हैं। और नीच राशि इनकी कौन सी हो जाएगी, 6 मतलब कन्या राशि में नीच के होते हैं। और 27 डिग्री पर अगर कन्या राशि में बैठे होंगे तो ये परम नीच के हो जाएंगे। मूल त्रिकोण राशि इनकी 7 नंबर यानी तुला राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है। और मूल त्रिकोण कहाँ से कहाँ तक होता है, अगर 1 अंश से 10 अंश के बीच में बैठे होते हैं तो ये इनकी मूल त्रिकोण राशि बनती है। और ये स्वभाव से कैसे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। अब मैं बात करूंगा शनि के बारे में। इसी में से मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा, आप लोगों ने उतार भी लिया होगा। मैं ऊपर से 1-2 पॉइंट्स हटा देता हूं। अभी हम शनि, राहु और केतु की बात करेंगे। एक साथ ही मिटा देता हूं, फिर उसके बाद में देख लेते हैं, फिर से डायग्राम बना लेंगे। इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से आपको जब कंठस्थ हो जाएगा, आपकी जुबान पर रहेगा, तो आप कुंडली पढ़ सकेंगे। ये सब गूढ़ ज्ञान की बातें हैं। आप बेसिक सीख के सिर्फ कुंडली देखना शुरू करेंगे तो जब आप कुंडली देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो आपसे कुंडली दिखा रहा है उसे ज्योतिष का ज्ञान नहीं है।
एक से एक महारथी मिलेंगे, और जब आप इन सारी चीज़ों को जानेंगे और इन सारी चीज़ों पर उनसे बात करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपसे संतुष्ट होगा। सिर्फ सतही ज्ञान रख लेने से कि कौन सा ग्रह किस राशि में है, क्या फल देगा, उसी से काम नहीं चलेगा। ज्ञान की कदर हर जगह है। ज्ञान करेंगे तो हर जगह उसकी कद्र है, उसकी वैल्यू है, उसकी कीमत भी आपको मिलेगी। जब आप किसी चीज़ में समय देते हैं यानी समय खपाते हैं, ज़िंदगी खपाते हैं, यानी अपनी जिस चीज़ में ज़िंदगी खपाते हैं, ज़िंदगी आपको उस चीज़ में वापस रिटर्न अवश्य प्रदान करती है। शनि ग्रह की बात कर लेते हैं। शनि महाराज की जो स्वराशि होगी 10 और 11 नंबर की गिनती होगी, यानी 10 मतलब मकर हो जाएगा और 11 मतलब कौन सी राशि हो जाएगी, कुंभ राशि। और उच्च राशि इनकी 7 नंबर की गिनती होगी, यानी तुला राशि में ये उच्च के होते हैं। मैं थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे, यानी ये तुला राशि में उच्च के होते हैं। और 20 अंश पर अगर होंगे तुला राशि में तो ये परम उच्च के होंगे। नीच राशि इनकी 1 नंबर की गिनती यानी मेष राशि में नीच के होते हैं, और अगर 20 अंश पर होंगे तो ये परम नीच के होंगे। मूल त्रिकोण राशि इनकी 11 नंबर की गिनती यानी कुंभ राशि में इनका मूल त्रिकोण राशि बनता है। और शनि महाराज अगर 1 अंश से 20 अंश के बीच में होंगे तो यहाँ पे ये मूल त्रिकोण में होंगे। अगर इसके 20 अंश से अधिक जाएंगे तो फिर स्वाग्रही वाला फल आ जाएगा। नैसर्गिक रूप से ये कौन से ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। अब हम बात कर लेते हैं राहु का। राहु जो है किसी राशि का स्वामी नहीं है, किसी राशि में उच्च नहीं होता, किसी राशि में नीच नहीं होता, किसी राशि का मूल त्रिकोण का स्वामी नहीं है। नैसर्गिक रूप से यह एक क्रूर ग्रह है। कुछ लोग इसकी स्वराशि, उच्च राशि और नीच राशि माने हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ माना गया है। लेकिन उस मानने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हाँ राहु इन राशियों में अच्छा रिजल्ट देता है और इन राशियों में खराब रिजल्ट देता है, वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। अगर राहु कुंडली में 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर की गिनती पर हो तो आप चाहे उसे स्वराशि का मान लीजिए चाहे उच्च राशि का मान लीजिए, अच्छा रिजल्ट देता है। इसी प्रकार से केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, कोई स्वराशि नहीं, कोई उच्च नहीं, परमोच्च नहीं, नीच नहीं, परम नीच नहीं, मूल त्रिकोण नहीं, और स्वभाव से क्या होगा, ये क्रूर ग्रह होगा। लेकिन यह जो है 8 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर की गिनती पर अच्छा रिजल्ट देता है। अब इसमें चाहे इन राहु केतु को उच्च का मानिए, चाहे स्वाग्रही मानिए, चाहे मूल त्रिकोण, तो इसी को ज्योतिषियों ने मान लिया, उच्च और स्वाग्रही करके लिख दिया। लेकिन मूल जो, चूंकि आप जो है ज्योतिषी बन रहे हैं, ना कि आप जो है सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए या शौक के लिए पढ़ रहे हैं। शौक के लिए या सिर्फ एक लोगों को केंद्रित करने के लिए बोल दिया जाता है कि हाँ ये स्वराशि है, ये उच्च राशि है राहु केतु की। लेकिन वास्तविकता यही है कि आप ये जानिए कि हाँ इन राशियों में ये अच्छा रिजल्ट देता है, इन राशियों में केतु अच्छा देगा। जहाँ केतु अच्छा दे रहा है वहाँ राहु बिगड़ जाएगा, और जहाँ राहु अच्छा दे रहा है वहाँ केतु बिगड़ जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अभी शुरू में मैंने बताया था कि मूल त्रिकोण राशियों को याद रखने का मैं एक ट्रिक दूंगा, वैसे आप इनके अंशों को भी याद रखिए, किस अंश से किस अंश तक मूल त्रिकोण होता है। एक ट्रिक मैं देने वाला हूं ग्रहों के मूल त्रिकोण का। देखिए ग्रहों के 2 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप जो है वो सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु का है। ये जो है देव वर्ग में माने जाएंगे। सिर्फ मानने के लिए, याद करने के लिए बता रहा हूँ, ना कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देवता है बाकी सब दैत्य हैं। ये देव वर्ग में है। और दूसरा जो शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है और बुध है। इसमें केतु जो है न्यूट्रल भी रहता है, इसमें किसी में भूमिका निभाना नहीं पसंद करता है, बल्कि केतु के गुण धर्म इनसे मिलते हैं, लेकिन केतु न्यूट्रल रहना पसंद करता है। ये ग्रह मित्र होते हैं और ये ग्रह मित्र होते हैं।
अब अगर ये ग्रह इनके संपर्क में हो या इनकी राशि में हो तो शत्रु राशि में, और ये ग्रह इनकी राशि में हो तो शत्रु राशि में, ये ग्रह परस्पर एक दूसरे की राशि में हो तो मित्र राशि में, ये ग्रह परस्पर एक दूसरे की राशि में हो तो मित्र राशि में। इसमें से जो मैंने आपके सामने लिखा है, अब राहु केतु किसी राशि के स्वामी नहीं है तो हटा दिए। इतने ग्रहों में से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की मूल त्रिकोण राशि याद करने का सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। इसमें से ऐसे कितने ग्रह हैं जो एक राशि के स्वामी हैं? एक तो सूर्य और एक तो चंद्रमा, इनको हटा दिया। शेष जो ग्रह बचे वो दो दो राशियों के स्वामी हैं। देव वर्ग के जो ग्रह होते हैं यानी मंगल, गुरु, इसी में सूर्य को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य की अपनी एक ही राशि है तो उसकी वही पहली और आखिरी दोनों राशि हो जाएगी। सूर्य, मंगल और गुरु अपनी पहली राशि में मूल त्रिकोण में होते हैं। सूर्य की पहली राशि कौन सी होगी? सिंह, और आखिरी राशि कौन सी होगी? सिंह। मैं ट्रिक दे रहा हूं याद करने के लिए। तो सूर्य सिंह में मूल त्रिकोण में, और मंगल की पहली राशि मेष, गुरु की पहली राशि धनु। तो ये जो देव वर्ग वाले ग्रह हैं चंद्रमा को छोड़ के, पूरे इन 7 ग्रहों में चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो कि उच्च होने पर मूल त्रिकोण का होता है, इसे याद रखेंगे। शेष जो ये तीनों ग्रह हैं जो दैत्य ग्रुप के हैं, शुक्र, शनि, बुध, ये अपनी दूसरी राशि में मूल त्रिकोण में आते हैं। शुक्र की पहली राशि वृषभ और दूसरी राशि तुला। वृषभ को 2 से लिखते हैं, तुला को 7 से। तो शुक्र जब तुला राशि में होगा दूसरी राशि में, शनि की पहली राशि 10 और दूसरी राशि 11, यानी शनि जब कुंभ में होगा। बुध की पहली राशि 3, दूसरी राशि कन्या 6, तो यानी जब बुध कन्या में होगा तब मूल त्रिकोण में होगा। तो मूल त्रिकोण को भी समझने का हमने आपको एक फार्मूला देने का प्रयास किया है। आप इन चीज़ों को कई बार सुन लीजिए, देखिए और लिखिए, याद करिए।